देखिए, वैसे तो ये उनकी पार्टी का अपना मामला है, लेकिन निश्चित रूप से वो एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़े तो बाकी सबको भी चिंता होनी ज़रूरी है। और जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा तो नहीं है। पार्टी को जो एनडीए से जुड़ी हैं उनको एकजुट रहना चाहिए। पीछे चुनाव में जो उन लोगों का स्टैंड रहा, शायद उसके ऊपर उन लोगों में कुछ फूट पड़ी है, जैसा मैं सबका स्टेटमेंट देख रहा हूँ। लेकिन मेरी तो यही शुभेच्छा होगी कि एलजेपी अपने अंतर कलह से बाहर निकले और जो भी हो वो लोग मिल करके आगे बढ़ें और पीछे जो गलतियां हुई हैं उन लोगों से उसको दुरुस्त करें। लेकिन आपको लगता है कि अब स्थिति समझने और समझाने के लायक है, क्योंकि एक ऐसा धड़ा है जो 5 सांसद हैं, उन्होंने पार्टी से चिराग को ही निकाल दिया। आज चिराग कार्य समिति कर 5 को निकाल दिए। क्या आपको लगता है कि अब समझेगा? हाँ, इसी को मैं बोल रहा हूँ। ये सब अप्रिय स्थितियाँ हैं और इससे भी अप्रिय स्थिति हमने देखा बिहार चुनाव में, जब एलजेपी बिल्कुल अलग चली गई थी। उसका दुख हम सभी को बहुत हुआ, क्योंकि अगर एलजेपी एनडीए गठबंधन के साथ होती तो आज हम 125 जो विधायक हैं वो संख्या कहीं 140-45 के ऊपर होती। तो हमारा तो तकलीफ़ तभी हो गया था। फिर भी हम चाहते हैं, पर्सनली मैं चाहूँगा कि बिहार की बेहतरी के लिए यही ठीक है कि एलजेपी एकजुट होकर चले। नेता बदलने और रहने का उनका अंतरूनी सवाल है, जो भी हो समझ जाए। लेकिन कि नीतीश कुमार हो सकते हैं इस पूरे लोजपा में बने महाभारत की वजह। क्या बीजेपी भी इस पूरे टूट को बड़ी क्लोजली देख रही है, या फिर आप बतौर बीजेपी क्या चाह रहे हैं कि लोजपा में क्या हो आगे? देखिए, पीछे बिहार में जो चुनाव हुआ है, जैसे एलजेपी ने अपना अलग स्टैंड लिया तो उससे निश्चित रूप से एनडीए को बीजेपी को धक्का लगा। अगर यही बात उनकी पार्टी में भी कुछ लोग आज महसूस कर रहे हैं, जैसा मैं बयानों से देख रहा हूँ, तो ये चिंतन तो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जो भी हो रहा है उनका अंदरूनी मामला है और उनको ठीक करना चाहिए। एक बड़ा आरोप लग रहा है कि आरएसएस, बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट में जिस तरीके की ये खबरें आ रही हैं कि लैंड डील को लेकर चंदे का इस्तेमाल किया गया, उसमें कुछ घोटाला है, एक मुहिम चलाया जा रहा है देश में विपक्षी पार्टियों के द्वारा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? इसको मैं एक ऐसी ही बाधा डालने का प्रयास के रूप में देख रहा हूँ, जैसा पीछे 500 साल से राम मंदिर के साथ बाधा, विपदा, विवाद डालने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने ने कार सेवकों पे गोलियां भी चलवाई हैं। एक पार्टी है कांग्रेस, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाके कही कि राम का अस्तित्व ही नहीं, राम सेतु के अस्तित्व पे भी सवाल उठा दिया। तो उनको तो जो लगातार विरोध करते रहे कि राम मंदिर बने नहीं तुष्टीकरण में, उनको तो आज बड़ी पराजय दिख रही है कि राम जी का मंदिर बन रहा है और देश का हर व्यक्ति मिलके उसको बना रहा है। और तीसरी एक पार्टी आ गई जो अभी अभी कुछ साल पहले आई है, जिसके सांसद एक पन्ना लहराते हैं, जो 10 साल को 10 मिनट बोलते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत करीबी से समझा हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से भगवान श्री राम मंदिर से हम लोगों की भी आस्था बहुत जुड़ी हुई है और कोई भी ऐसी विवादास्पद खबर हमें चिंतित करती है और तुरंत रात होते होते उनका वीडियो भी आ गया। सिंपल सी बात है कि आज के डेट में उस ज़मीन की कीमत लगभग 28 करोड़ है। अगर सरकार मुआवजा दे के उस ज़मीन को लेती तो आज 28 करोड़ की होती, जो 18-18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने लिया है। और जो जिनसे लिया है, कोई विवाद नहीं चाहती है अब राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास, क्योंकि ऑलरेडी हम 500 साल विवाद देख चुके हैं। तो हमें जिनसे लिया उनको कहा कि भैया आपका 10 साल पहले एग्रीमेंट हुआ हो, आपका 12 साल पहले एग्रीमेंट हुआ हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें आपका पेपर क्लीन चाहिए।
ये राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का जो मैंने स्टडी किया है उनका उसूल था, और वो होना ही चाहिए कि अब आगे चल के कोई फिर राम जन्मभूमि में एक तो विवाद न खड़ा कर दे कि ये ज़मीन गलत ली गई। इसलिए फूंक फूंक के चल रही है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास। और मैं पूरे देश को समीक्षा के बाद बताना चाहता हूँ कि वो ज़मीन आज की डेट में लगभग 28 करोड़ की है, जो 18.5 करोड़ में लिया गया है। और वो लोग इस पे विवाद उत्पन्न कर रहे हैं जो कभी राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे। फर्स्ट पार्टी जिसकी ज़मीन है उसने जो 10 साल 11 साल पहले जो एग्रीमेंट किया होगा उसके आधार पे उनका जो भी सुलहनामा हुआ होगा उन्होंने किया है। तो इसमें हम तो राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको आसपास की और ज़मीनें इतनी सस्ती मिले तो खरीद के दान कर दीजिए। नहीं कहेंगे तो इतनी सस्ती हो सके तो हम लोग भी चंदा इकट्ठा करके आपको पैसा दे देंगे। हमें राम जन्मभूमि के लिए भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, तो उसके लिए जितनी भी जगह मिल सकती है उसके लिए आवश्यकता है। विपक्षियों ने तो ये भी डिमांड सीबीआई से जांच कराना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब आप 2.5 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की वैल्यू लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें घपला नजर आता है। ये जो 2.5 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट में बोलते हैं ना, यही तो उनका झूठ है। वो 5 मिनट नहीं है, वो 2011 में एग्रीमेंट है उनका। तीर्थ न्यास जमीन लेने के पहले सिर्फ इतना कहता है कि आपकी ज़मीन क्लीन होनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी क्लीन कराई है उतना देर पहले। तो कोई भी ज़मीन लेगा तो क्लीन करा के ही लेगा ना। तो एकदम आप समझ लीजिए कि जैसे राम जी के सफ़र में कई राक्षस बाधा उत्पन्न करते थे, वैसे ही आज राम मंदिर के सफ़र में, रास्ते में कई राक्षस उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं का ये प्रदर्शन हो रहा है। सर, बीजेपी और मौजूदा सरकार के खिलाफ विपक्षियों को एक मुद्दा मिला है राम जन्मभूमि और उनके ज़मीन को लेकर। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी लोग आपको घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बोला है। मैं समझता हूँ राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास स्वयं ही ट्रांसपेरेंसी चाहता है, इसलिए किसी की भी शंका को उन्होंने तुरंत रात में वीडियो बना के रिलीज किया। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी का क्या होगा? उनका अखिलेश यादव जैसे लोगों का झूठ आप अभी कुछ दिन पहले देखे थे ना, उन्होंने वैक्सीन पे झूठ बोला था। यही अखिलेश यादव, उन्होंने बोला हम बीजेपी की वैक्सीन लगाएंगे। उनके कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाओगे। इतना बड़ा भ्रम फैलाया। और जब दूसरा लहर आया तो देख रहे हैं कि वो लोहिया जी की टोपी पहन के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी स्वयं वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये देश जान गया है कि अखिलेश यादव हों या फिर ऐसे आरोप लगाने वाले लोग हों, उनका झूठ बोलने का, विवाद पैदा करने का, भ्रम डालने का देश में एक मोडस ऑपरेंडी रहा है और उसी को वो कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मनोज, आप भोजपुरी को बड़े दिल और अपने साथ समा के रखते हैं। कुछ दिन पहले आपके साथी रवि किशन जी ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि जो भोजपुरी फिल्म, गाने और संस्कृति में जो कुविचार हैं या जो मतलब कि अशोभनीय भाषा हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए और उनका इस्तेमाल ना होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोगों ने अभी पीछे जून के शुरुआत में हम लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री की एक मीटिंग करी है, जिसमें रवि किशन जी भी थे, दिनेश लाल यादव को हम लोगों ने, निरहुआ को सब कुछ समाहित करने को बोला था और एक अच्छी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ही ये निर्णय हुआ कि भोजपुरी में जो अश्लीलता हो रही है उसके खिलाफ सभी को खड़ा होना चाहिए। और जो भी इसमें हम लोगों ने कई बार चिट्ठी पत्री कर चुके हैं और हम इस बात के समर्थक हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता को दूर करने के कदम उठाए जाने चाहिए। और मेरा तो मत है कि इस पे कानून बनना चाहिए। भोजपुरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये हर जगह बोले जाने वाली और पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ लोक भाषाओं में सबसे ज़्यादा संख्या में बोली जाने वाली एक भाषा है। अगर उस भाषा को अगर कुछ लोग अज्ञानता में या जानबूझ के भी बदनाम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समय आ गया है
कि कदम उठाया जाना चाहिए और रवि किशन जैसे मित्रों के चिट्ठी का मैं सपोर्ट करता हूँ। जो बने हुए हैं फिल्म जो अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल है, क्या गाने उन सबको हटाना चाहिए? देखिए, अभी एक बड़ा विषय है, निश्चित रूप से जो विवादास्पद है उसको बैन करना चाहिए और एक जैसे सेंसर बोर्ड है वैसे ही इन स्टेट को अपना सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए कि आप हमारी लोक भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और ज़रूरत पड़ने पे डिलीट करना चाहिए, हटाना चाहिए।